डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं अलाओ और मैं हूं असद। इससे कबल आप अलाओ की 55 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 56 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। दित्तू, तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? मैं मरना? क्या हो गया? मेरा कसूर? वो एकदम से हकलाते हुए बोला। देखा, अब भी मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुमने सच तो बताना नहीं, वफादारी निभाते हुए मर जाना कबूल कर लेना है। इसलिए मैंने सीधे तरीके से पूछ लिया कि तुम किस तरह मरना पसंद करोगे। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए सख्त लहजे में कहा तो वो एकदम से घबरा गया। फिर सीधा मेरे पांव पड़ते हुए घबरा कर बोला, जो पूछोगे बताऊंगा, बस मुझे मारना नहीं, वो भी मुझे मार देंगे। चलो अभी पता चल जाता है। ये कहकर मैंने लम्हा भर रुक कर पूछा, रात तुम कहाँ थे? वो लोग मुझे कई दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं। रात भी मैं उनके साथ रोहे में फिरता रहा हूँ। इन्हें शक था कि सावल तुम लोगों के साथ है। वो इसके फोन से उसे तलाश कर रहे थे। वो एक जगह पहुंच गए थे लेकिन इन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो फर बताने लगा, तुमने जो सावल से कहा वो सब झूठ था? मैंने पूछा। जी बिल्कुल सब झूठ था। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि वो कहाँ है। उसने बताया। जब वो पहुंच गए थे उस जगह उन्होंने सावल को पकड़ा नहीं। मैंने फिर दोहरा कर सवाल पूछा। वो एक जगह रुक गए थे। इनका बंदा इन्हें कह रहा था कि सावल यहीं कहीं है, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं, इसलिए वो वापस मुड़ गए। उसने बताया तो मैंने चंद लम्हे उसके चेहरे पर देखते रहने के बाद पूछा, सावल को अगवा करवाने की एवज उन्होंने तुम्हें क्या दिया? रकम दी थी जी। मैंने तो सिर्फ इन्हें इतना बताया था कि वो बस्ती बहादुर खान जा रहा है, यही उन्होंने पूछा था। उसने शर्मिंदा लहजे में कहा। कौन लोग हैं वहां पर? मैंने पूछा। पता नहीं जी, बाहर से आए हैं, 2 बंदे हैं। वो बक्का राजस्थानी के साथ आए हैं, वही सब पर हुक्म चलाते हैं। बाकी 17 बंदे हैं जो यहीं कहीं के। बक्का राजस्थानी वही जो रत्तू बहोड़ के साथ था? हाँ जी वही। वो तुम्हारे बड़ा खिलाफ है, उसने बताया। उसके पास कोई मशीन है? मैंने पूछा। पता नहीं जनाब, क्या क्या है इनके पास, असलहा बड़ा है उनके पास, उसने बताया। तो मुझे उस पर कोई हैरत नहीं हुई। क्या वो 2 बंदे बॉर्डर पार से आए हैं? मैंने पूछा। हाँ जी, वो भी राजस्थानी लगते हैं, उसने बताया। तुम्हें पता है ना सावल को उन्होंने मार देना था? मैंने कहा। अब मैं क्या? वो कहते कहते रुक गया। अब तुम ऐसे करो, जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। वहां जो चाहो झूठ सच बोल दो, मैं तुम्हें मारता नहीं, लेकिन आइंदा। मैंने कहना चाहा तो वो सीधा मेरे पांव पड़ गया। उसे मारने का कोई फायदा नहीं था। मैंने उसे जाने दिया। मैं समझ गया था कि पेरोजा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वो बक्का राजस्थानी जो कल तक उसका भी दुश्मन था, वो सब इकट्ठे हो गए थे। ये वो वक्त था जब किस्मत यावरी करती है या फिर बहुत ज्यादा हौसला देती है। मैंने सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। दोपहर हो चुकी थी। मेरे पास पेरोजा के डेरे की काफी सारी मालूमात आ चुकी थी। दित्तू ने जो कुछ बताया था वो दुरुस्त साबित हुआ। नदीम डाड़िया गैंग के लोग जैसलमेर से यहाँ तक आन पहुंचे थे। मैं जानता था कि वो नदीम डाड़िया की मोहब्बत में यहाँ तक नहीं आए थे। इन्हें यहाँ भेजा गया था। इन्हें किसने भेजा था इस बारे में अभी कोई नाम सामने नहीं आया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो नाम ज्यादा देर तक ओझल नहीं रह सकता था। इनकी रहनुमाई बक्का राजस्थानी ने की थी। वो तब से यही था जब मेरा और उसका सामना हुआ था। उन्होंने काफी मकामी गुंडे और जराइम पेशा अफराद को अपने साथ शामिल कर लिया था। बज़ाहिर वो पेरोजा की मदद को यहाँ आ गए थे, लेकिन असल में वो सब मेरे खून के प्यासे थे। मैं चाहता तो चचा अब्दुल मजीद से मदद ले सकता था, लेकिन मैंने इन्हें जानबूझकर फोन नहीं किया। ऐसे वक्त में जबकि मैं चौधरी आसिफ को खत्म कर रहा था, इसे क्यों मेरे हाथ से बचाया गया? ये मेरी सोच थी कि अगर उसे बर वक्त खत्म कर दिया जाता तो रूही में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो सामना कर सकता। यहाँ पर अगर पुलिस गर्दी भी होती थी तो वो चौधरी आसिफ की वजह से होती थी। रूही में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो छोटे छोटे जराइम पेशा नाम निहाद हाकिम बने हुए थे, इनकी सरपरस्ती के लिए वो शहर में बैठा हुआ था। इसका तो इतना ही कसूर नाकाबिले मुआफी था कि वो लोगों पर जुल्म करने वालों की पुष्ट पनाही करता था। मैं जानता था कि चचा अब्दुल मजीद ने ऐसा क्यों किया था। जाहिर है चौधरी आसिफ से उनका कोई मफाद वाबस्ता होगा। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन चचा ये चाहते थे कि मैं पेरोजा को भूलकर वापस लाहौर चला जाऊं। मैं ऐसा कर नहीं सकता था। मैं भी इस औरत को मुआफी नहीं दे सकता था।
हो सकता है इनके ख्याल में ये भी हो कि मैं इनकी बहुत दफा हुक्म अदूली भी कर चुका हूं। वो मुझे बहुत दफा वापस आने का कह चुके थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। वो मुझे बताना चाहते थे, ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो मेरे बारे में पल पल की खबर रखते हैं और चाहे तो मुझे कुछ भी न करने थे। सो इससे पहले कि मुझे कोई मदद देने से इनकार कर दें, शुएब लोगों को वापस बुला लें, मैंने इनसे बात ही नहीं की। यह भी हकीकत थी कि उन्होंने मुझे कॉल नहीं की थी। मैंने उसे भी हालात की सितम ज़रीफ़ी समझकर कबूल कर लिया था। मैं इसी सोच विचार में पड़ा रहा, न जाने कहाँ के कलाबे कहाँ मिला दिए। सोते जागते और सोचते हुए सपहर हो गई। मैं उठा और शुएब लोगों के पास चला गया। वो एक कच्चा घर था जिसमें 3-4 कमरे बने हुए थे। वो सभी बरामदे में बैठे गप्पे लगा रहे थे। बख्तावर भी वहीं था। मैंने जाते ही पेरोजा के डेरे की वो सूरत हाल जो मुझे मालूम हुई थी उन्हें बता दी। वो खामोशी से सुनते रहे। मैं जब कह चुका तो शुएब बोला, हालात तो अच्छे खासे गंभीर हो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इतने ही ताकतवर हैं तो अब तक हम पर हमला क्यों नहीं कर सके? रात वो हमें तलाश करने निकले तो थे। अगर हम इन्हें मिल जाते तो क्या वो हमें माफ कर देते? ये कहकर मैंने उसके चेहरे पर देखा, फिर लम्हा भर रुक कर बोला, या यहीं बस्ती से इन्हें यह खबर मिल जाती कि हम बस्ती में हैं तो वो हम पर चढ़ दौड़ते। कुछ है जिसकी वजह से वो अभी रुके हुए हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बख्तावर ने कहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि मैं बराह रास्त उनसे यह नहीं पूछ सकता था कि इनका इरादा क्या है। अब तक वो अगर मेरे साथ थे तो इन्हें चचा अब्दुल मजीद की हदायत थी, अगर अभी इन्हें एक फोन कॉल भी मिल जाती कि वो वापस आ जाएं तो मुझसे पूछते भी नहीं और वापस चले जाते। मुझे ये खतरा लाहक हो गया था कि अगर ये शुएब लोग वापस चले गए तो फिर मैं और बख्तावर रह जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम पर कोई भी उफ्ताद पड़ती तो हमें इसका सामना करना पड़ता। हम पीछे हटने वाले तो थे नहीं। शुएब लोगों के साथ ये आसरा था कि वो तरबियत याफ्ता लोग थे और लड़ने के फन से बाखूबी वाकिफ थे। अब हमारा सामना भी ऐसे लोगों से था जो लड़ने का फन जानते थे। हालात इस नहज पर आ गए थे कि हमें दुश्मन को हर हाल में खत्म करना था, दूसरी सूरत में हमें खत्म हो जाना था। यार अली, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो लोग कुछ नहीं कर रहे तो हमें तो कुछ न कुछ करना चाहिए। आफ्ताब ने हौसला मंद लहजे में कहा। इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, अगर वो हमारी रेंज में आ जाते हैं तो हम इन्हें खत्म कर देते हैं। जहांगीर ने सर्द लहजे में कहा। अब तो बनता है यार, कोई बॉर्डर पार से आकर हमें ही मारना चाहता है, उसे तो बचकर नहीं जाना चाहिए। मुदस्सिर ने कहा तो सबने उसकी तरफ देखा। उसने बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया था। बख्तावर, तुम बस्ती चिराग शाह की सारी मालूमात लो। अगर हम उन पर हमला कर सकते हैं तो ठीक, वरना वो जो 2 बॉर्डर पार से आए हैं पहले इन्हें ही देख लिया जाए। क्या ख्याल है? शुएब ने एकदम से कहा तो सबने उसकी तायद कर दी। फिर वहीं बैठे बातें करते खाना खाते हुए शाम ढल गई। रात का पिछला पहर था। मैं और आफ्ताब गोपे की तरफ जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। ऐसे में बख्तावर का फोन बजा। इसने स्क्रीन पर देखते हुए कहा, बाबा साईं का फोन है। मैं रुक गया। हम सब बख्तावर की तरफ देख रहे थे। वो कुछ देर बातें करता रहा, फिर सेल फोन बंद करते हुए गुस्से में बोला, बाबा साईं को अभी चिंदोड़ा का फोन आया था। वो धमकी दे रहा था कि वो आज रात बस्ती बहादुर खान को घेरेगा। अगर बाबा साईं हम दोनों को इनके हवाले कर देता है तो फिर नहीं। क्या चिंदोड़ा अब मजाक भी करने लगा है? शुएब ने गुस्से में कहा। शुएब, तुम समझो ये मजाक नहीं, साजिश है। वो कहना कुछ और करना कुछ और चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ साजिशी ज़हन वाले लोग आ गए हैं। मैंने उसे समझाते हुए कहा तो वो सोचने लगा, और वो इतना पागल भी नहीं हो सकता कि सीधे धमकी लगाए। वो अब इतनी कुव्वत नहीं रखता कि हमसे लड़ सके। वो अपना बहुत नुकसान करवा चुका है। इसके पीछे बैठे हुए लोगों ने उसे तहफ्फुज़ दिया है, तो अब उसे ही सामने करके शुएब ने समझाना चाहा तो आफ्ताब उसकी बात काटते हुए बोला, और यार तुम लोग यहीं बैठे बातें बनाते रहो। पागल कुत्ते का सिर्फ एक ही इलाज है, उसे मार दो। उसने कहा तो सबने खामोशी से एक दूसरे को देखा। तभी शुएब ने सोचते हुए कहा, हाँ यार, कब तक सामना करने का इंतजार किया जाएगा? जो करना है करो ना, लेकिन एहतियात से। मैंने कहा, इस बस्ती से बाहर निकले फिर सोचते हैं क्या करना है। चलो, आफ्ताब ने कहा। वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। कुछ देर बाद हम बस्ती से बाहर आ चुके थे। हम बस्ती चिराग शाह से थोड़ी दूर पहुंच चुके थे। यहाँ एक ऐसी जगह थी, यहाँ हमने गाड़ियां झाड़ियों में खड़ी कर दी थी। हम 3-3 की टोलियों में बट गए थे। हमने ये तय कर लिया था कि जो कुछ भी हो जाए, आज पेरोजा के डेरे पर धावा बोल कर रहना है। वहां क्या होता है ये बाद में देखा जाएगा। हमने एक दूसरे के साथ राब्ता जोड़ लिया था।
डेरे के बिल्कुल सामने एक ऊंचा टीला था जिसे सारा डेरा तो नहीं देखा जा सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर का अंदाजा लगाया जा सकता था। मेरा ख्याल यही था कि वहां तक पहुंचें और फिर डेरे का अंदाजा करके अलग अलग हो जाएं। हमारा मकसद वहां धावा बोलना था, बस मारो और भागो। इस तरह इन्हें अपनी धमकी का जवाब मिल जाता। सावल ने एक आदमी डेरे पर भेजा था, मगर उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। वो अगर खुद गया होता तो बेहतर मालूमात मिल सकती थी। हम अंधेरे में बड़ी एहतियात के साथ उस टीले पर लेट चुके थे। हमारा और डेरे का फासला यही कोई आधा किलोमीटर होगा। डेरे के अंदर रोशनी थी। हम अभी अंदाजा लगा ही रहे थे कि एकदम से अंदर रोशनी ज्यादा होगी, फिर से ज्यादा रोशनी हुई। अगले चंद मिनट में फाटक खुला और यके बाद दिगरे 3 गाड़ियां बाहर निकल आई। इनके रुख का अंदाजा करते बख्तावर ने बेसाख्ता कहा, यह क्या, ये तो वाकई ही। ठहरो, मैं इन्हें घेरता हूं, मैंने कहा और अपना सेल फोन निकालकर जिंदोड़ा को कॉल कर दी। दूसरी या तीसरी बेल पर उसने कॉल रिसीव कर ली। इसकी आवाज सुनकर मैंने कहा, जिंदोड़ा, तुमने चच्चा साईं को फोन करके धमकी दी थी कि? मैंने कहना चाहा तो उसने फौरन हकारत भर लहजे में कहा, हाँ कहा है और सुन ले, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बड़ा बोल नहीं बोलते मेरी जान, मैं तो खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैंने भी हकारत से कहा। मेरा पूरा ध्यान काल के पस मंजर में उभरने वाली आवाजों पर था। तो फिर बोल, फोन क्यों किया? वो गुस्से में बोला, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे इल्म हो चुका है कि डेरे से गाड़ियां निकल चुकी हैं। अगर तुम इन गाड़ियों में हो और मेरी तरफ ही आ रहे हो तो मैं तुम्हारा इस्तकबाल बस्ती से बाहर करूंगा। मैंने ठहर ठहर कर कहा तो उसने कहका लगाते हुए कहा, यह मालूमात तुम मुझे क्यों दे रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम धमकी लगा कर आ रहे हो। मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा मुंतजिर हूं। अब दलेरी दिखाओ और फौरन मुझ तक पहुंचो। मैंने कहा ही था कि वो खामोश हो गया। मेरी निगाह इन गाड़ियों पर थी। वो बस्ती चिराग शाह पार कर चुकी थी। मैं फोन कान से लगाए बैठा जिंदोड़ा की आवाज का मुंतजिर था। वो किसी से बात कर रहा था। फिर चंद लम्हे बाद उसकी आवाज उभरी, इंतजार कर, मैं आ रहा हूं, मुझे अपना मुंतजिर पाओगे। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। ये मुझे यकीन हो गया था कि वो गाड़ी में था। डेरे पर कौन था ये जानना भी बहुत जरूरी था। वो बस्ती बहादुर खान ही जा रहा है। मैंने कहा तो कई आवाजें उभरी, चलो इनका पीछा करें। क्या पहले डेरे पर? मैंने कहा तो शुएब बोला, हाँ डेरे पर भी, अब निकलो, वक्त नहीं है। उसने कहा और हम टीले से उठकर अपनी गाड़ियों की तरफ भागने लगे। हमें गाड़ियों तक पहुंचने में तकरीबन 5 मिनट लग गए थे और फिर वहां से डेरे पर पहुंचते हुए 10 मिनट हो गए। सावल ने जो बंदा डेरे पर भेजा था उसने अब तक कोई पता नहीं दिया था। टीले से डेरे तक शुएब ने एक प्लान दे दिया था। सब जानते थे कि क्या करना है। मेरी गाड़ी आगे थी और शुएब मेरे पीछे। दोनों गाड़ियों की हेडलाइट्स बंद थी। डेरे का फाटक खुला हुआ था। मैंने तेजी से गाड़ी अंदर दाखिल की तो मेरे पीछे बैठे मुदस्सिर और जहांगीर यकदम फायरिंग करने लगे। मैं देख रहा था कि सामने चारपाइयों पर चंद लोग बैठे हुए थे। इनमें एक ही ऐसा शख्स था जिसने पतलून और शर्ट पहन रखी थी। वो स्प्रिंग की तरह उछल कर ओट में होते हुए अपना पिस्टल निकाल चुका था, लेकिन मैंने उसे ताक कर निशाने पर लिया था। मैंने ध्यान ये रखा था कि वो फौरी तौर पर मरने ना पाए। वहां चीखो पुकार मच गई थी। कोई चारपाई के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था और कोई दीवार फांदने के चक्कर में गिरता पड़ता नजर आ रहा था। 2-4 ऐसे थे जो रहायशी हिस्से के छोटे दरवाजे से जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें भी निशाना बना लिया गया। फायरिंग का यह सिलसिला 2 मिनट से ज्यादा का नहीं था। इनके गुमान में भी नहीं होगा कि हम यूं भी डेरे पर हमला कर सकते हैं। यकलख्त खामोशी तारी हो गई। मैं हैरान था कि सामने से किसी दूसरे ने फायर क्यों नहीं किया था। मैं गाड़ी बढ़ाकर आगे चारपाइयों तक ले गया। मैं गाड़ी से उतरा। मुझे इल्म था कि मेरे कवर पर 2 बंदे हैं। मैं सीधा उस पतलून वाले के पास गया। इसका सांस उखड़ रहा था। मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और घसीट कर गाड़ी के पास ले आया। मैंने उसके चेहरे को सीधा करके पूछा, बोल, मरना है या जिंदा रहना है? कौन हो तुम? उसने सवाल किया। वही मेरी जान जिसे तुम मारने राजस्थान से यहां तक आए हो। मैं दांत पीसते हुए बोला तो वो चौंक पड़ा। मुझे जवाब मिल चुका था कि वो कौन है। मैंने उसकी जेब से सेल फोन निकाला और कहा, अपने लोगों को बता दो, तो तुम बचोगे नहीं। उसने कहा तो मैंने पिस्टल सीधा करके नाल उसके माथे पर रखते फिर कहा, तुम नहीं तो मैं बता दूंगा। ये कहते हुए मैंने फायर कर दिया। वो एक तरफ लुढ़क गया। क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, इसलिए मैंने वहां पर चीखते सिसकते हुए लोगों से ऊंची आवाज में कहा, अब तक जो होना था वो हो गया। अब जो भी इस डेरे पर हमारे खिलाफ इकट्ठा होगा वो हमारा दुश्मन होगा, हमसे बच नहीं पाएगा। वो चाहे तो कोई भी हो सकता है। ये कहते ही मैं वापस गाड़ी में बैठा और तेजी से निकलता चला गया।
मैं ये समझ रहा था कि इन तक हमारी इस कार्रवाई की इत्तला पहुंच जानी है, लेकिन मैं मुतमईन था। दुश्मन पर खौफ तारी हो जाने का मतलब आधी जंग जीत लेने के मुतरादिफ था। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम जल्द अज जल्द बस्ती बहादुर खान तक पहुंच जाएं। बख्तावर ने चचा साईं को सब कुछ बता दिया था। वो लोग इनका सामना करने के लिए तैयार थे। बख्तावर ने चचा साईं से मुसलसल राब्ता रखा हुआ था। इस वक्त हम बस्ती के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। हमारी रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी, गाड़ी की रोशनी भी धीमी थी। मैं मोहतात अंदाज में चला जा रहा था कि अचानक हमारी गाड़ी पर ब्रस्ट फायर किया गया। एक लम्हे से भी कम वक्त में समझ आ गया कि वह हमारे लिए घात लगाए बैठे थे। हमला हो गया है, मैंने तेजी से कहा। इसका मतलब था कि पीछे वाले भी जान जाएं। मेरी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर थी। मैं तेजी से आगे बढ़ता चला गया, तभी पीछे से फायर होने लगे। अचानक मेरी निगाह दाएं जानिब टीले पर पड़ी। नाल से निकलता वो शोला उनकी निशानदही कर रहा था। मैं समझ गया कि वो ऊपर टीले पर बैठे हुए हैं। मैं वहां रुका नहीं, क्योंकि वहां रुकने का मतलब था कि खुद को मौत के हवाले कर दिया जाए। मेरा अंदाजा था कि जिस रफ्तार से मैं जा रहा हूं, आधे मिनट से भी कम वक्त में हम उनकी रेंज से बाहर निकल सकते थे। मैं इनकी रेंज से दूर निकल जाना चाहता था। मैं ड्राइव करता रहा। मैं जानता था कि जब तक हम गाड़ी में मौजूद हैं, हम उनकी गोलियों से महफूज हैं। अगरचे हमारी गाड़ियां कोई बुलेट प्रूफ नहीं थीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक महफूज ही थीं। मुझे डर सिर्फ यही था कि अगर टायर ब्रस्ट हो गया तो फिर हमें मजबूरी में रुकना पड़ेगा। आफताब, तुम महफूज हो? मैंने चीखते हुए पूछा। हाँ, सब ठीक, बस निकलो, उसने तेजी से कहा। हम आधे मिनट से भी कम वक्त में काफी दूर आ गए थे। इनकी तरफ से अब भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन हमने फायर बंद कर दिया था। मैं अपनी गाड़ी को एक टीले की ओट में ले गया। रुकते ही हम गाड़ियों से उतरे और झाड़ियों में से होते हुए टीले पर चढ़ गए। शुएब भी मुझसे कुछ फासले पर पहुंच गया था। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। जहांगीर की आवाज उभरी। पहले ये देख लो अच्छी तरह इन सब की पोजीशन क्या है, मैंने कहा। एक एक गोली हिसाब से इस्तेमाल करेंगे जनाब, फिक्र ना करो तुसी। मुदस्सिर चहका तो एकदम से फिजा में तनाव कम होता हुआ महसूस हुआ। यार, हम यहाँ और वो वहां बस्ती में ना पहुंच गए हों। जहांगीर ने ख्याल जाहिर किया तो बख्तावर की आवाज फौरन आ गई। नहीं, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अगर चले भी गए तो वो संभाल लेंगे, तुम उनकी फिक्र मत करो। ओके, सामने देखो, शुएब ने कहा। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इनकी गाड़ियां निगाहों से ओझल थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इनकी गाड़ियां वहां पर नहीं थीं। जिस तरह हम छुपकर इनके लिए घात लगाकर बैठ गए थे, वो भी इन्हीं टीलों पर मौजूद थे। वो फायरिंग करके भागे नहीं थे, बल्कि यहीं कहीं मौजूद थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर वो भागे होते तो इनकी गाड़ियों की आवाज जरूर सुनाई देती। मुझे ये ख्याल आने लगा कि अगर एक बंदा दूर दूर से होता हुआ एक चक्कर लगा ले तो इनके बारे में पता चल सकता है कि वो कहां पर मौजूद हैं और इनकी पोजीशन क्या है। यह भी अंदाजा हो सकता था कि वो कितने लोग हैं। इस ख्याल के आते ही मैं चौंक गया। मुमकिन है यही हरबा वो हमारे साथ भी आजमा रहे हों। मैंने फौरन सबको अपने ख्याल से आगाह किया तो वो चौकन्ना हो गए। मुझसे थोड़े फासले पर बैठे मुदस्सिर ने पीछे की तरफ निगाह रख ली। मुमकिन है कोई हमारे हक में न धावा बोलते। जहांगीर ने यह सलाह दी कि अभी खामोशी से बैठे रहो और दुश्मन के आसाब देखो, वो खुद ही अपना आप जाहिर कर देगा। सभी को उसका ख्याल पसंद आया। वाकयातन यह आसाब की जंग थी। हमें तो पता था कि उन्होंने कहां घात लगाई हुई है। इन्होंने हम पर फायरिंग करके अपनी निशानदही कर दी थी, लेकिन हम तो इनके सामने से गुजर कर गए थे और फिर अचानक गायब हो गए। ये परेशानी इन पर मुसल्लत हो सकती थी। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया था। सामने से कोई ऐसी हरकत नहीं हुई थी जिससे इनके बारे में पता चलता। ऐसे में बख्तावर की आवाज गूंजी। शोएब, अगर कहो तो मैं साथ वाले टीले पर जाकर इन्हें देखूं। रिस्क है यार, वो फौरन बोला। लेकिन यूं पड़े रहने से उसने कहना चाहा तो आफताब ने उसे टोकते हुए कहा, सबर मियाँ जी, सबर। आखिर दिन भी तो निकलना है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त तक यहाँ बैठ सकते हैं। ये समझो कि वो ज्यादा लोग हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पड़े रहें और वो यहाँ से चलते बने। मुदस्सिर ने कहा, चल हम दोनों आगे बढ़ते हैं। चल। वो फौरन तैयार हो गया। वो दोनों अपने अपने टीले से नीचे उतरे। बख्तावर वहीं खड़ा रहा यहाँ तक कि मुदस्सिर उसके पास पहुंच गया। वो दोनों चलते हुए हम सबके दाएं जानिब टीले पर चढ़ने लगे। ये इन्होंने तीसरा ठिकाना बनाना चाहता। हर टीले पर 2-2 बंदे बैठे हुए थे। हमारी तमाम तर तवज्जो उनकी तरफ मबसूल थी। वो जैसे ही सिरे पर पहुंचे, बख्तावर की दबी दबी आवाज गूंजी।